Students, we will discuss today force, momentum, statement, and derivation of conservation of linear momentum and its application such as recoil of gun. First, we will study about force. A force is a push or pull that tends to change the state of rest or uniform motion of an object or changes the direction or shape of an object. फोर्स हमारे पास क्या है? ये एक प्रकार से पुल और पुश है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या तो चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, मान लो मैंने किसी दीवार के ऊपर जोर लगाया तो मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ तो दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी, या दीवार की जगह अगर कोई टेबल होता तो मैं धक्का लगाता तो टेबल अपनी जगह से हिल सकता था। तो इस प्रकार मेरे धक्का लगाने के प्रोसेस को, जिसकी वजह से या तो टेबल की पोजीशन चेंज हुई या दीवार की पोजीशन नहीं चेंज हुई, तो इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई, हमने एक फोर्स लगाई, हमने एक दीवार को धक्का लगाया, इसको कहेंगे फोर्स। फोर्स मीन्स इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे ही मैंने धक्का लगाया तो मेरे हाथ और दीवार के बीच में मॉलिक्यूल थे, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन हुई उसको बोलेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। हियर m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन, and acceleration is rate of change of velocity v over t. Here v is velocity and t is time taken. And next is unit of force. The SI unit of force is Newton and it is expressed in by the letter capital N. In CGS unit, the unit of force is Dalton, and in gravitational unit the unit of force is kilogram weight. Next is types of force. Force is a physical cause that can change the state of motion or the direction of an object. There are two types of forces. First is contact force and second is non-contact force. Then first is contact force. Forces that act on a body either directly or through a medium are called contact forces. Contact forces means जो डायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मान लो एक टेबल है तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो जैसे ही मैंने इसको धकेलना शुरू किया तो ये क्या है? डायरेक्ट फोर्स है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्ट धकेल रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, हमारे हाथ और टेबल के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट फोर्स। डायरेक्ट फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास? मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। एंड सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट एक्ट थ्रू स्पेसेस विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के केस में हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा बॉडी के बीच में। जैसे कि हमारे पास फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे ऊपर, मान लो मैं अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से एक पत्थर नीचे फेंकता हूँ, तो वो पत्थर हमेशा ग्राउंड की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। वो ग्राउंड की तरफ क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो
ग्राउंड जो मैंने ऊपर फर्स्ट फ्लोर से पत्थर फेंका और ग्राउंड के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फोर्सेज होगी जिनमें कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उनको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसमें एक एग्जांपल हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा जब कभी आप चुंबक को लोहे की तरफ ले जाते हैं तो वो चुंबक उसको कुछ डिस्टेंस से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इवन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन आयरन एंड मैग्नेट पीस। तो हमारे पास मैग्नेट पीस और आयरन के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम। मोमेंटम is product of mass of a particle and its velocity. Momentum is a vector quantity. It has both direction and magnitude. I am writing here the formula of momentum. P is equal to m into v. Here P is momentum, m is mass and v is velocity. M is mass of any object and v is velocity of the object. तो suppose I have a car, मेरे पास एक कार है जो कि मूव कर रही है सड़क पर, ठीक है। तो कोई उसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी, पर्टिकुलर वेलोसिटी जिससे मूव कर रही है, और एक मास है। तो जब मैं इस मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। Now next is conservation of linear momentum. According to the law of conservation of linear momentum, for an object or system of objects, the total momentum of the system is always conserved if no external force acts on them. तो लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है हमारे पास कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसपे कि एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रही है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा बिफोर द कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमेशा सेम रहेगा। अगर मान लो कोई सिस्टम है हमारे पास, कोई सिस्टम है जो कि बाहर से कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो क्या होगा, अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं मान लो, वो आपस में किसी पर्टिकुलर मोमेंटम से मूव कर रही हैं, ठीक है। तो जब मूव करने के बाद अगर मान लो ये आपस में टकराती हैं, और टकराने के बाद जो मूव करेंगी, तो उसके बाद भी इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, जो मोमेंटम पहले था, जो दोनों ऑब्जेक्ट के टकराने से पहले मोमेंटम था वही रहेगा। तो इससे पता लग रहा है कि जो हमारा मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है अगर हमारे पास कोई सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स कि एक कोई ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। तो इसकी डेरिवेशन चेक करेंगे हम कि इसको कैसे ड्राइव किया जाएगा। तो इसकी डेरिवेशन हमारे पास यहाँ पर, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है A जो कि मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1 जिसका मास है m1, और एक ऑब्जेक्ट है B जो मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी u2 और मास है m2। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मान लो u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये A ऑब्जेक्ट B ऑब्जेक्ट से टकराएगी। मान लो ये एक दूसरे से इनका कोलिजन हो गया, तो अब जब एक दूसरे से कोलिजन होगा तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी। A कुछ फोर्स B पे लगाएगा और
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और सिमिलरली बी पार्टिकल भी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। जो फोर्स बी पे लगेगी वो ड्यू टू ए लगेगी, और ये फोर्स ए पे लगेगी ड्यू टू बी। तो अब इनके बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद दोबारा से ये अलग अलग स्पीड में मूव करना शुरू कर देंगे। मान लो ये स्पीड v1 से मूव करना शुरू कर दिया और दूसरा v2 आफ्टर कोलिजन। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पर कि अब अगर हम देखेंगे इसका मोमेंटम फर्स्ट का बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या था, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो हमारा पार्टिकल ए था, ऑब्जेक्ट ए था, इसका मोमेंटम क्या होगा, पी ए, सपोज दिस इज पी ए इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका m1 और वेलोसिटी है u1। सिमिलरली इसका मोमेंटम क्या होगा, पी बी, इसका मोमेंटम होगा पी बी, और ये होगा m2 इंटू u2। ये हो गया हमारे पास मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी बिफोर कोलिजन। सिमिलरली अब इनके बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई। तो आफ्टर कोलिजन क्या हमारे पास आ गई वैल्यूज, आफ्टर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम आ गया, सपोज दिस इज पी ए डैश तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास m1 इंटू v1। सिमिलरली पी बी डैश क्या आ जाएगा, m2 इंटू v2। तो ये जो ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जेक्ट, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2 एंड मास इसका m2 है। तो यह आ जाएगा हमारे पास m2 इंटू v2। m2 इंटू v2। अब हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम, अब हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट ए थी इसका मोमेंटम चेंज क्या होगा, जो मोमेंटम ए का आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन में इसका मोमेंटम है m1v1 माइनस m1u1। ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, और बी का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m2v2 माइनस m2u2। इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, ये बिफोर कोलिजन था इसका m1u1, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया m1v1। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, m पी ए डैश माइनस पी ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास m1v1 माइनस m1u1। सिमिलरली चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ v इज m2v2 माइनस m2u2। अब नेक्स्ट होगा फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्रॉम सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। ये जो ए ऑब्जेक्ट जब बी ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराएगा तो ये कुछ फोर्स लगाएगा बी के ऊपर, ठीक है।
फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो यहाँ पर बी पार्टिकल पे फोर्स, बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है ड्यू टू ए, और यहाँ पर ये जो फोर्स है इस तरफ लगी है, ये फोर्स है फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू बी। ये हमारे पास किसके बराबर होगी, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। ये होगी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी हमारे पास क्या है, m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा टी जिस टाइम के लिए ये फोर्स दोनों के बीच में लगी। सिमिलरली फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए का मोमेंटम क्या था, चेंज मोमेंटम चेंज m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एंड फ्रॉम थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एफ ए बी और एफ बी ए की। तो हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से m2v2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, माइनस यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल हो गया और माइनस को अंदर चला गया, तो माइनस m1v1 प्लस माइनस माइनस प्लस m1u1। और यहाँ से हमारे पास ये जो क्वांटिटी है m2u2, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m1u1 प्लस m2u2 प्लस इक्वल टू m1v1। इस क्वांटिटी को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ पर ये जो m1u1 प्लस m2u2 ये क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है। एंड ये क्या है, m1v1 प्लस m2v2 इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम था ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलिजन, वो किसके बराबर है, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। इससे पता लग रहा है कि हमारा जो मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम है, हमेशा कंजर्व रहेगा फॉर एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। ये प्रूव कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसकी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी रिकॉइल ऑफ गन। होता क्या है, जनरली जब हम, आपने देखा होगा कि जब भी गन को पकड़ते हैं तो उसको कंधे से लगाकर बिल्कुल कस के पकड़ते हैं जिससे कि इंजरी ना हो, क्योंकि जैसे ही बुलेट गन से बाहर निकलती है तो गन पीछे की ओर धक्का लगाती है। तो वो गन पीछे की ओर धक्का क्यों लगाती है, ये लीनियर प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। जैसे ही मान लो सपोज ये बुलेट यहाँ से बाहर जाएगी तो गन पीछे की तरफ थोड़ी सी हटेगी, तो वो जो गन पीछे हटेगी वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सपोज मैंने एक गन ले ली और गन में मेरे पास एक बुलेट है। तो पहले गन और बुलेट दोनों क्या थे, रेस्ट पोजीशन में थे। जब गन और बुलेट दोनों रेस्ट पोजीशन में थे तो टोटल मोमेंटम क्या था हमारे पास, जीरो, पी आई इज इक्वल टू जीरो। गन भी रेस्ट में थी और उसके अंदर जो गोली है वो भी रेस्ट में थी। अब सपोज कि जैसे ही मान लो गन का मास है, मैंने
गन का मास मान लिया mg। मान लो mb इज द मास ऑफ बुलेट एंड bb इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड mg इज द मास ऑफ गन एंड bg इज द वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर द फायरिंग। तो मान लो जैसे ही मैंने यहाँ से इसको फायर किया तो गोली तो आगे चली जाएगी, ठीक है। ये जो आगे चली गई ये जा रही है विद वेलोसिटी pb और इसका मास है mb बुलेट का, और ये जो गन है इसका मास है mg, और जिस वेलोसिटी से ये पीछे की तरफ हटेगी मान लो वो वेलोसिटी है bg, तो हमने ये v वैल्यू bg की निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम इसका बिफोर फायरिंग दी गन, गन चलाने से पहले इसका टोटल मोमेंटम क्या था, 0। तो गन चलाने के बाद भी इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, टोटल मोमेंटम 0। तो गन चलाने के बाद एक तो मोमेंटम किसका हुआ, गन का पीछे की तरफ हटी, और एक मोमेंटम हुआ बंदूक गोली का, तो दोनों को प्लस कर देंगे हम। तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पर नेक्स्ट, दिस इज मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था। यहाँ से हम bg की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस mb vb ओवर mg। तो ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि जितना ज़्यादा वेट हमारी गन का होगा उतना ही कम वेलोसिटी से गन पीछे हटेगी, और जितना ज़्यादा मास, जितना कम मास और कम मास बुलेट का होगा उतनी ही कम हमारी जो गन है वो पीछे हटेगी। तो ये था रिकॉइल ऑफ गन की गन पीछे क्यों हटती है जैसे ही उससे बुलेट फायर होती है। इसके साथ ही इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग में भी यही प्रिंसिपल यूज होता है। जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है तो उसका फ्यूल बर्न होता है, तो जो फ्यूल बर्न होता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ होगा। तो जैसे ही फ्यूल बर्न होते हुए नीचे की तरफ जाएगा वो एक पर्टिकुलर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, बैक फोर्स। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर ये क्या होगा, mg इज दी मास ऑफ रॉकेट, जितना ज़्यादा मास रॉकेट का होगा उतनी ही कम वेलोसिटी होगी उसकी थ्रस्ट की। तो इसीलिए ऐसे कोशिश की जाती है कि रॉकेट जितना से कम मास का हो जिससे कि उसकी थ्रस्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो सके। Next, motor boats also work on the same principle. It pushes the water backward and gets pushed forward in reaction to conserve momentum. आपने अगर देखा होगा मोटर बोट्स जो नदी में यूज होती हैं, नाव, उसमें भी मोटर लगी होती है जो पानी को पीछे की तरफ धकेलती है। जैसे ही वो पानी पीछे की तरफ धकेलेगी तो उस पर क्या लगेगी, थ्रस्ट आगे की तरफ चलेगी और मोटर हमारी आगे पानी में आगे की तरफ मूव करती है। इसके साथ में और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। नेक्स्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स इज ऑफन रिलेटेड टू द product of the average net force that acts on an object for a certain duration. हमारे पास इम्पल्स क्या है कि कोई पर्टिकुलर फोर्स एक सर्टेन टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स टू दैट टाइम डेल्टा टी। ये जो टाइम है एक सर्टेन ड्यूरेशन है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है जिसके लिए कि फोर्स लग रही है। तो इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट में लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, इम्पल्स। और इसका एक और एग्जांपल है चेंज ऑफ मोमेंटम, मींस जो सर्टेन टाइम है डेल्टा टी, तो इससे पहले क्या मोमेंटम था और इसके बाद में क्या मोमेंटम था, दोनों के बीच में जो चेंज है मोमेंटम के बीच में, दैट इज इम्पल्स।
इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारे पास। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अ क्रिकेट प्लेयर्स लोज हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल टू अवॉइड इंजरी। By lowering his hands, he increases the time of catch and hence time of impact increases, reduces the chance of injury। आपने देखा होगा कि जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब किसी बॉल को कैच पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। वो क्यों खींचते हैं कि जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है टी वो इंक्रीज हो जाए। अगर टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इम्पल्स की जो वैल्यू है वो भी, इम्पल्स इज फोर्स इनटू डेल्टा टी। अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, फोर्स का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर हमारे पास जितनी कम फोर्स हमारे हाथ के ऊपर लगेगी उतना ही कम इंजर्ड हमारा हाथ होगा। सिमिलरली और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर एप्लीकेशन है जहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास व्हीकल्स हैं उनमें सॉकर्स लगे होते हैं, तो सॉकर्स इसीलिए लगे होते हैं ताकि जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है टी है वो इंक्रीज हो जाए, जिससे कि जो इंजरी के चांसेस हैं, फोर्स के जो फोर्स है वो उसका इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। हमारे पास ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स के बीच में आपने देखा होगा एक डिब्बे से जब दूसरा डिब्बा जुड़ा होता है तो बीच में एक बफर्स लगा होता है। तो ये जो बफर्स यूज़ होते हैं इनका भी वर्क इनका भी वर्क होता है टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। जैसे ही इम्पैक्ट का टाइम इंक्रीज होगा तो जो फोर्स होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और जिससे कि बोगीज का एक्सीडेंट होने में का चांसेस कम हो जाते हैं।